हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर एक खास मेहमान से। एक ऐसा मेहमान जिसकी हम कहेंगे चर्चा बहुत हुई और जो वास्तव में उत्तराखंड की नब्ज को भी समझता है। बड़ी बड़ी जगह रहकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं मनीष खंडूरी जी की। कांग्रेस से आप सांसद का चुनाव भी लड़ चुके और आज इनसे हम जानेंगे कि आगे कांग्रेस की उत्तराखंड को लेकर रणनीति क्या है, कोरोना को लेकर इनकी राय क्या है, कैसे ये कम हो सकता है, कैसे आपदा के अंदर हम कार्य कर सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। बहुत सारी बातें, सीधा संवाद। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति चल रही है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देंगे सरकार को? क्योंकि जिस तरह से रोज जो लोग जा रहे हैं हमारे बीच से, वो अपने आप में बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत संभलने की जरूरत है। उसके अलावा आपदा से बहुत सारी चीजें हैं। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले कोरोना पर हम जानेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रणनीति बननी चाहिए, कैसे सरकार को आप क्या अपना हम कहेंगे एक सलाह भी देना चाहेंगे। जी मनीष जी। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे आमंत्रित किया है। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, मैं ना तो पहले भी कहता था, ना मैं अभी कहूँगा कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, पर ऐसी कुछ हमारे पास कुछ समस्याएं हैं पॉलिसी में, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जी, आप अगर आंकड़े देखेंगे, और देखिए डेटा, मैंने काफ़ी दिनों से मेरा प्रोफेशनल करियर मैंने डेटा देखा, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारी जो केस रेट है, फेटलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो इंडिया का जो 1.1 एवरेज है उससे करीब 60-70% ऊपर हो गई है। हमारी 1.8 है, इंडिया का एवरेज 1.1 है, जो आंकड़े चर्चित हैं। सबसे पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप हिमाचल से कंपैरिजन करेंगे कि दोनों हिल स्टेट्स हैं, तो मार्च अप्रैल में देखेंगे तो हमारा जो डेथ रेट था वो शूट अप करा, बहुत ऊपर जाना शुरू हो गया था, और हिमाचल को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। अप्रैल में क्या हुआ? मार्च अप्रैल में एक ही चीज़ हुई, कुंभ हुआ। तो इसलिए मैं आपको जो मैंने पहले बोला था कि हर एक पार्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रयास करता है, बट कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन होते हैं जो बहुत गलत होते हैं और ये होने नहीं चाहिए थे। तो उत्तराखंड में जो अभी तक जो परेशानी है, जो डेथ रेट्स हैं, जो फेटलिटी रेट्स हैं, और मैं आप कुछ गाँव के बारे में भी बाद में आपसे बात करना चाहूँगा, ये उससे हुआ है, ये कुंभ मेले की वजह से हुआ है, जबकि करीब 90 लाख लोग आए थे यहाँ पे और बहुत गांवों से आए हैं, ऊपर हिल स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक पॉलिसी डिसीजन ऐसा गलत लिया गया था जो नहीं लेना चाहिए था। ये बड़ा साफ है, ये ऐसी चीज़ है जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था, राजनीतिक डिसीजन था, और ये बहुत खराब हुआ। दूसरा मैं आपको ये देश में कहा जा रहा है कि कुंभ में बहुत दिक्कतें हुई। जी बोलिए। जी, और उसका जो एक तरह से एक ब्लास्ट हुआ है ये कोरोना का, उत्तराखंड में ब्लास्ट हुआ है कोरोना का। ऊपर जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत गंभीर समस्याएं हो गई हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ ऊपर है नहीं, और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ, देखिए ये इसमें परेशानी इस बात की भी है कि अब लोग अपनी टेस्टिंग भी ऊपर कराने से डर रहे हैं। एक भय फैल गया है उत्तराखंड में, पहाड़ में, और जो डेथ रेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप रिपोर्टिंग और स्टेटिस्टिक्स का आंकड़े एक चीज़ कह रहे हैं और जो हम सामने देख रहे हैं वो एक दूसरी चीज़ है। मैं संपर्क में हूँ, गढ़वाल अगर आप लोकसभा देखेंगे तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से संपर्क में हूँ, सीएमओ से संपर्क में हूँ, सीएमएस से संपर्क में हूँ, डीएम से संपर्क में हूँ। मैं कहूँगी मेहनत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। मैं दाद देता हूँ सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनकी, पर स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति में सुधार आने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत लोग कर रहे हैं, एनजीओज़ भी कर रही है, मैं अपनी तरफ से भी एनजीओज़ के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये बात बहुत क्लियर है कि देखिए, फर्स्ट वेव तो एंटिसिपेट शायद नहीं कर पा सकता था कोई, शायद सेकंड वेव एंटिसिपेट करनी चाहिए थी, और ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और एक मैंने कुंभ के बारे में तो बोल ही दिया। थर्ड वेव जो आएगी अब उसमें मुझे लगता है कि अब लोग थोड़ा एंटिसिपेशन ज़्यादा होगा, उसकी तैयारी ज़्यादा होगी। तो मैं यही कहूँगा, देखिए कि पॉलिटिकल गाइडेंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार मुझे लगता है कि काफ़ी विफल हो चुकी है। प्रयास कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, पर जो एक विजन होता है, एक डायरेक्शन होता है, मार्गदर्शन होता है, चाहे आप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे आप बिजनेस चला रहे हैं, विजन जो होता है, जो लीडरशिप होती है, वो मेरे को लगता है कि विफल है।
विफल हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हर कोई कह रहा है कि, लेकिन यहाँ एक कड़वी बात है, और क्योंकि आप खुद राजनीतिक परिवार से हैं, एक बात यहाँ पे और भी अहम हो जाती है, क्योंकि सवाल जो है लीडर पे तो उठते हैं, लेकिन आप देखें क्या सारी जिम्मेदारी नेताओं की होती है? जो वो अधिकारी हैं जिनको वरिष्ठ कहा जाता है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, जो आगे फॉलो अप कराते हैं, क्या उनका फेलियर नहीं है मनीष जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज भी जो हमारे अधिकारी हैं वो दो चीज़ें, एक तो वो चाहते हैं मार्गदर्शन, राजनीतिक एक तरह का मार्गदर्शन चाहते हैं, और वो एक कमांड एंड लीडरशिप जिसे कहते हैं वो चाहते हैं। अधिकारी आज भी मैं मानता हूं कि अगर आप काम करवाएं और अगर आप काम लेना जानते हैं तो काम होगा। मैंने बात की है काफ़ी अधिकारियों से। अभी देखिए, जैसे कि आप कहेंगे कि ये मेरी एक कोटद्वार में बात चल रही थी, वहाँ पे हमारे सीएमओ हैं, काला साहब हैं, वो कोरोना में भी उनको कोरोना से भी पीड़ित थे, वो अभी भी हैं, पर मैं कुछ एनजीओ के माध्यम से वहाँ कोटद्वार अस्पताल में कुछ करना चाह रहा था तो वो फ़ोन उठा रहे थे, काम कर रहे थे। तो ऐसे लोग भी हैं, यहाँ हमारे डीएम्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। ये जो गाइडेंस और डायरेक्शन जो है, राजनीतिक गाइडेंस और डायरेक्शन है, उसमें हम थोड़ा सा विफल हैं, और मैं कहूँगा काफ़ी विफल है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभी भी संभलना चाहिए। कोरोना को लेकर उस तरीके के कार्य होने चाहिए जो वास्तव में लोगों की जान बच सके। और जिस तरह से बता रहे हैं मनीष जी, वो अपने आप में बहुत अहम है। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। और खासकर मैं फिर कहूंगा, क्योंकि भले ही बहुत सारे लोग नहीं कह पाते, चंद ऐसे अधिकारी हैं जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, जो दिख भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो अभी तक भी, हम कहेंगे कि 13 जिले हैं, कम से कम 13 जिलों के अंदर एक बार होकर वहां पर हालचाल तो लेने की स्थितियां क्या हैं। ये सबको पता है कि कौन कहां जमा हुआ है। सारी जिम्मेदारी डीएम की और एसएसपी की या सीएमओ की नहीं होती, बहुत सारी जिम्मेदारी वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों की भी होती है। वर्तमान में कोरोना तो चल ही रहा है मनीष जी, कोरोना से तो जैसे के तैसे करके निमट भी रहे हैं। अब की बार आपदा थोड़ी जल्दी आ गई। आप देखें कि आज भी बादल फटा है, उसे लेकर जो है एसडीआरएफ बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सरकार के सामने अब तो और ज्यादा आएगी। अभी तो आप देखिए कि जब अभी इतनी आ गई है, तो आगे तो बरसात का अभी मौसम शुरू होने वाला है मनीष जी। जी, तो पहले मैं आपसे, जो आपने कहा था कि एसडीएम और सीएमओ और जो एसपी एसएसपी काम कर रहे हैं, वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ठीक है, वो भी मैं मानता हूँ कि शायद उच्च स्तर पे लोग और भी काम कर सकते हैं और करना चाहिए, पर वो जो उसमें हम वो तो एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सा डायरेक्शन देना पड़ेगा। जो आपने आपदा की बात कही, बहुत सही कही है, और अभी भी एक दो जगह बादल भी फट चुका है। इससे पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले घाट में, चमोली में घाट है एक एरिया है, वहाँ पे भी एक पूरा का पूरा बाजार नष्ट हो गया था। तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारे जो आपदाएं आती हैं वो तो शायद हर साल आती हैं, पर एक कंसर्टेड जो प्रयास करना पड़ता है, एक तरह से जो गाइडेंस देनी पड़ती है, उसमें थोड़ी सी कमियां हमारे पास हैं। तो जैसे अभी आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ही अभी जोशीमठ के ऊपर ये जो अपना जो वो डैम फटा था और उससे आपदा आई थी, जिसमें कि 1-2 छोटे छोटे डैम भी बह गए थे। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि देखिए, उसमें जो प्रोडिक्शन एंड रिस्पांस सिस्टम और सरकार की तरफ से एक पॉलिसी होती है, वो मुझे लगता है कि मिसिंग है। हर साल यही होता है कि कहीं कुछ हो गया था है, फिर एनजीओज भी आ जाती हैं, फिर सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास होता है, और फिर वो रिंस एंड रिपीट जिसे कहते हैं गोस्वामी जी, वही होता है। अब इसमें जहाँ तक आपदा है, ये मेरा मानना है कि इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा है। हाँ, कुछ हैं, जैसे कि आप कहीं पे ज़्यादा आपका रिस्पांस सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो, जैसे कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो, जैसे कि आप उनके लिए मदद सप्लाईज प्रोवाइड करने में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। पर हमने ये देखा हुआ है कि जो स्टेट का जो रिस्पांस सिस्टम आपदाओं के लिए, एक सेंट्रल फिलॉसफी नहीं है इनके पास, और वो सेंट्रल फिलॉसफी डेवलप करने के लिए आप सिर्फ चमोली में कुछ हो गया, रुद्रप्रयाग में कुछ हो गया, उत्तरकाशी में कुछ हो गया, तो एक तरह से जो हमारा रिस्पांस है, जिस तरह से हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं, और एक तरह से बैंडेड लगा रहे हैं परेशानी पे। वो बैंडेड नहीं, उसका एक लॉन्ग टर्म हमें सोल्यूशन चाहिए। जी,
नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन तो चाहिए, सॉल्यूशन होने भी चाहिए, लेकिन मनीष जी कमी कहाँ देखते हैं कि आखिर क्यों हम 20 वर्षों से यही कहते आ रहे हैं कि अगली बार सब सही हो जाएगा? वो अगली बार कब देखिए, आएगा? सबसे पहले तो हमारे जो इसका कोई आसान आपने सवाल तो पूछा है, उसका कोई मतलब मैं सिंपल आंसर नहीं दे पाऊंगा, कोई आसान जवाब नहीं है मेरे पास। क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलूँ वो एक ही बात आ जाती है कि आपको अपनी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आप किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपको जो आपकी जो रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग है, जो आपकी जो रिस्पॉन्स है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक और पूरा डेवलपमेंट रिस्पॉन्स है आपदा के लिए, वो आपको 1 साल या 2 साल में नहीं होने वाला है। मेरा तो ये मानना है कि आपको एक पूरा इसके लिए एक तरह से जो एक मिनिस्ट्रियल लेवल की अप्रोच होनी चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि इसमें एक अलग अगर आप डिपार्टमेंट भी क्रिएट करें ढंग का, ऐसा नहीं ऐसा वैसा, जिसमें कि आप सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस की टीम्स क्रिएट करें और उसमें अलग से किसी जो भी आपका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एमएलए या मंत्री, उसको जिम्मेदारी दें कि वो स्पेसिफिकली उस आपदा के लिए एक टीम बनाए और एक पूरी तरह से एक सिस्टम और डिपार्टमेंट क्रिएट करे। उस डिपार्टमेंट से फिर आपके पास सोल्यूशंस आएंगे। इस तरह से बोलना कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और ये टीम कर देंगे, एक जो रिस्पांस होता है ना, वो एक कंसर्टेड रिस्पांस नहीं होता, वो एक तरफा फिर रिस्पांस हो जाता है, वो एक तरफा जवाब हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। कोरोना को लेकर मनीष जी कांग्रेस क्या कर रही है उत्तराखंड की? देखिए, हमने 2-3 चीज़ें की हैं जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन होता है। हमने प्रयास यही किए हैं। अब मैं आपको एक तो इंडिविजुअल लेवल जो व्यक्तिगत प्रयास होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ रामनगर में जैसे कि हमारे जो रंजीत रावत जी हैं, उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेटर्स की 10-15 कॉन्सेंट्रेटर्स और एक पूरी फैसिलिटी खोल दी है। हमारे एक विधायक हैं काजी निज़ामुद्दीन जी, उन्होंने अपनी विधानसभा में करीब 50 कॉन्सेंट्रेटर्स चलाने का प्रयास किया और बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने यहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की है, हमारे यूथ कांग्रेस ने ब्लड बैंक्स ऑर्गेनाइज किए हैं। तो एक तो ये व्यक्तिगत प्रयास हो गया लोगों की मदद करने के लिए, और जो प्रयास श्रीनिवास जी कर रहे हैं जो सब जानते हैं दिल्ली में, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से यहाँ भी करें। तो व्यक्तिगत प्रयास बहुत हुए हैं, बहुत मतलब जहाँ पे खाना जाना था उसकी पूर्ति की है, दवाइयों की पूर्ति का प्रयास चल रहा है, व्यक्तिगत तरीके से लोगों को जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल में एडमिशन करने का बहुत प्रयास चल रहा है। हमारे ऋषिकेश में हमारे एक जिला अध्यक्ष हैं हिमांशु बिजलवान जी, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत है। पर देखिए, दूसरा जो है कि एक तरह से हमने जो हमेशा से ये प्रयास किया है कि कांग्रेस इस कोरोना पीड़ित जो राज्य है हमारा, उसमें हम ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि लोगों के सामने ये पता लगे कि ये सिर्फ 1-2 मतलब ये एक पॉलिसी जो है वो गलत है। जो इनका प्रयास है वो तो सब करते हैं और ये हर माध्यम में हर चीज़ में विफल हो रहे हैं। आप गांव में जाके देखेंगे तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि वहाँ पे लोग ऐसे ही क्रिमेशन में, जंगलों में, अब तो ये तो अखबार में भी आएगा, जला दे रहे हैं लोगों को। अस्पताल में ऐसा ऐसा वो हो रखा है, इतना बड़ा नर्क हो गया। मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैंने भी लोग वहाँ पे एडमिशन कराने की कोशिश की है। तो अस्पताल में तो अब ऐसा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो अंदर जाता है एक बार वो बाहर नहीं आता। तो टेस्टिंग का अब कुछ पता नहीं चल रहा है। टेस्टिंग के रेट्स देखेंगे, अगर आंकड़े देखेंगे तो टेस्टिंग रेट्स पिछले आई थिंक कुछ हफ्तों में टेस्टिंग ही कम हो रही है। 2-2.25 लाख, 2 लाख, फिर 1 लाख 95,000, ऐसे कुछ रेट उनके चल रहे हैं। दवाइयों का, वो वैक्सीनेशन का भी शुरू में तो काफ़ी बुरा हाल था। तो कांग्रेस ने हर एक तरह से हर एक जगह पे ये बात एक तरह से आगे लाने का प्रयास किया और कोशिश की और हम करते रहे हैं। और हम कुछ भी गलती हो इस प्रशासन की हम नहीं छोड़ते हैं और हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोगों की जानों की बात है। और इंसान जो भी करे, जितना भी प्रयास करे, ऐसी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं यहाँ पे कि हर मौके पर और हर एक प्लेटफॉर्म पे हम ये मुद्दा उठाने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, वर्तमान में क्योंकि एक उपचुनाव अभी और होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, अगर होता है तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो पौड़ी लोकसभा है वो, क्योंकि आप पिछली बार भी लड़े तो अब की बार भी क्या आपकी तैयारी दुरुस्त है? अब की बार भी मनीष खंडूरी कांग्रेस का चेहरा होंगे?
जी, जो आपने पहला सवाल पूछा था कि हाँ एक जहाँ तक हमें हमारा मानना है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और बाद में क्या हो भविष्य में क्या है उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, बट शायद ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को एक शायद चुनाव लड़ना पड़े। तो अब कांग्रेस की रणनीति तो जब जब वो डिसाइड करेंगे, जब उनका निर्णय होगा कि कहाँ से लड़ें, उसके बारे में तब कांग्रेस की रणनीति सोची जाएगी। अभी कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे ये भी नहीं पता है हमें। जहाँ तक रही लोकसभा की बात, देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस के टिकट का हकदार नहीं हूँ। मैं अपने कोई मेरा संपत्ति नहीं है मेरी। कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय की पूर्ति की जाएगी। और अभी कहना कि लोकसभा कौन लड़ेगा कैसे लड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से कोई ज़रूर लड़ेगा अगर ये लोकसभा के चुनाव हुए। जी बिल्कुल। मनीष जी, एक बात और, क्योंकि आपका समय भी बड़ा कीमती है और आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए आपके हम बहुत आभारी भी हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? एक तो मैं आपका आभारी तो मैं हूं गोस्वामी जी, आपने जो मुझे समय दिया है, और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए मेरी अपील यही है कि आप एक तो सबसे पहले तो एक दूसरे की मदद करिए। जितनी मदद कर सकते हैं, जितनी व्यक्तिगत रूप से मदद कर सकते हैं करिए। ये समय ऐसा आ गया है कि लोगों में भय बहुत है, डर भी बहुत है, और कुछ लोग इसको मतलब छुआछूत की बीमारी की तरह मान रहे हैं। पर जितनी आप मदद कर सकते हैं, खाने से कर सकते हैं, संपत्ति धन संपत्ति से करते हैं, प्लीज़ करिए उसको। इसमें कोई राजनीति नहीं है, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अपनी रक्षा सुरक्षा करना जानिए। अगर आपको कुछ फीवर है, कुछ टेम्परेचर है, तो एकदम अपनी ट्रीटमेंट शुरू करिए। मेरे जानकारी के बहुत सारे जानकार ऐसे हैं जो बहुत परेशानी में पड़ गए थे, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लेट ट्रीटमेंट की, 7वें 8वें 10वें दिन, तो अब वो हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा। तीसरी बात मैं अपील लोगों से ये भी कहूँगा, देखिए कि आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप ईश्वर की बात कर सकते हैं, आप अल्लाह की बात कर सकते हैं, आप राम की बात कर सकते हैं, आप रहीम की बात कर सकते हैं, बट इंसान से बड़ा मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई है। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आप जो भी करें, जैसा भी करें, इस काल में अपनी सुरक्षा रखें, सुरक्षा करें, औरों की मदद ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया हम सब के लिए। और हाँ, हम इस कोरोना काल से आगे निकलेंगे, पर इसमें सबकी मदद चाहिए और आप सब का साथ चाहिए होगा। इसमें एक आदमी या दो आदमी, एक पार्टी दो पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे आखिर में ये भी कहूँगा कि आप भूलिएगा मत, आपको ये याद रखना चाहिए, देखिए कि ये क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, और इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता था प्रयास, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो आगे क्या होता है कि लोग राजनीति भी कर लेते हैं, कुछ और छोटी बड़ी बातें ले आएंगे ऊपर नीचे, कुछ और मुद्दे उठ जाते हैं ऐसे बेकार के। पर उन बेकार मुद्दों को अलग करना, हटाना सीखिए, समझिए और असली मुद्दे पे आइए। और जैसे कि डिमोनेटाइजेशन में वो असली मुद्दा था, कोरोना काल में जो हुआ है वो असली मुद्दा है, ये सब असली मुद्दे हैं। तो असली मुद्दे पे सोचिए, और जैसा आप आगे अपना सोच है वो तो आप बना के रखेंगे, पर मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आप अपनी सोच बरकरार रखिए। बिल्कुल। मनीष जी, एक अंतिम सवाल और ले लेता हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से हालात बने हुए हैं पूरे देश के अंदर, कहीं ना कहीं अब आपको नहीं लगता कि अब देश के अंदर जनसंख्या पर भी बात होनी चाहिए? कैसे कंट्रोल हो? देखिए जनसंख्या पे तो मैं बहुत पहले से मतलब ये राजनीति से बाहर से भी मेरा ये मानना है कि आप जनसंख्या के कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जी जी जी। मेरा बहुत पहले से मानना है, और ये अभी की बात नहीं है। देखिए मैं अलग अलग देशों में मैंने काम किया, और 12-15 साल तक मैं अमेरिका में भी था। तो मेरा ये मानना है कि जनसंख्या जो है इस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो गया हम सब के लिए, क्योंकि हमारा देश बहुत महान है, बहुत बड़ा देश है। पर अगर आप देखेंगे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो जनसंख्या पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव करनी है, लोगों में एजुकेशन ज़्यादा बढ़ानी है, लोगों में इकोनॉमिक जो उनका सर्कमस्टांसेस, आर्थिक परिस्थितियाँ, उनको बढ़ावा देना है,
उसके लिए जनसंख्या पे कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है। वो पर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, जैसे चीन ने किया, वो फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो हमने पहले भी देख रखा है, फोर्स करने से यहाँ पे कुछ काम चलता नहीं है। यहाँ पे आप ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते, पर हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे लोग तरक्की करते हैं, सोसाइटी तरक्की करते हैं, तो जनसंख्या घटना शुरू तो हो जाती है, वो मैं मानता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि जनसंख्या पे कंट्रोल चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, और ये आप सोचिएगा इसको। अमेरिका करीब करीब हिंदुस्तान से भौगोलिक रूप में 3 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है भौगोलिक रूप में, जोग्राफिकली साइज 3 गुना है, पर उसकी जो आबादी है वो हमसे 1/3 है। तो आप अंतर सोच लीजिए, मतलब कि 3 गुना बड़ी और 1/3 उसकी आबादी है, और शायद उससे भी अब कम हो जाएगी। तो वहाँ पे जो ऊर्जा है, जिस तरह से लोगों की इज्जत दी जाती है, जिस तरह से जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है इतनी बढ़िया है, उसका एक कारण ये भी है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि जनसंख्या पे कंट्रोल ज़रूरी है। ये बिल्कुल होना भी चाहिए। चलिए, बड़े बेबाक बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष खंडूरी जी। बड़ा चेहरा है कांग्रेस का उत्तराखंड का, और बड़े प्रयास करते रहते हैं सदा, सभी के बीच में अधिकतर घूमते रहते हैं, और लगातार पहाड़ों के प्रति कैसे अच्छा हो, पहाड़ के लोगों को कैसे अच्छी सुविधाएं मिल सके, उस पर प्रयासरत सदैव ये रहते हैं। आज बहुत सारी बातें इनसे की, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का हम ये कहेंगे कि एक ही, जितने भी लोगों से वार्ता हो रही है, जितने लोगों से भी बात हो रही है, सबका कहना यही है कि बचने के लिए आपको जो गाइडलाइन है, जो सरकारों ने गाइडलाइन बनाई है, उसका पालन करना चाहिए। आपको मास्क लगाना होगा, आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ये जो कोरोना है ये देखकर नहीं आएगा। और जिस तरह से दूसरी जो लहर थी, जिसे दूसरी वेव कहा जा रहा है, वो आपके सामने है। और जो तीसरे की बात हो रही है, आप सोचिए, अगर लापरवाह रहेंगे तो क्या स्थिति रहेगी। सोचना आप और हमें ही है। सरकारें केवल हमें सुझाव दे सकती हैं, सुविधाएं दे सकती हैं, अमल हमें करना है, पालन हमें करना है। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा कि कैसे सुरक्षित रहें। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।